सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लफ्ज़ उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हैं जिसने बचपन में ही खेलने कूदने की उम्र में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और महज 23 साल की उम्र में इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। जिनके साहस की गाथा आज भी पूरे देश में गाई जाती है। इन्होंने देश के बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जगाने का काम कर दिया था। हम बात कर रहे हैं वीर शहीद भगत सिंह की। वैसे तो भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वैसे तो आजकल कई लोग भगत सिंह की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल में अपनी डीपी में लगाते हैं, भगत सिंह की तस्वीर की टी शर्टें पहनते हैं, परंतु क्या आप भगत सिंह के विचारों को जानते हैं? भगत सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं? चलिए आज हम बात करेंगे इसी पे। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। भगत सिंह के पिता एक किसान थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों में जुड़ते थे, जिसके कारण इनके पिता और इनके चाचा कई बार जेल भी जा चुके थे। और तो और इनके जन्म के वक्त भी इनके पिता ब्रिटिशियर्स के खिलाफ आंदोलनों की वजह से जेल में ही बंद थे। इनके पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद जेल से रिहा हुए। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घरों में भी क्रांतिकारी देखे थे, जिसकी वजह से इनको बचपन से ही ब्रिटिशियर्स से नफरत होने लगी और ये किसी भी हालत में अपने देश को अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद कराना चाहते थे। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और तो और अंत में उन्होंने ऐसा किया भी। भगत सिंह जब महज 5 साल के थे तब एक दिन की बात है, इनके पिताजी खेत में आम का बीज लगा रहे थे। जब उन्होंने अपने पिताजी से इसका कारण पूछा तो उनके पिताजी ने कहा, ये आम का बीज कुछ समय बाद पेड़ बन जाएगा और हमें बहुत सारे आम देगा। तब भगत सिंह ने कहा, मैं ज़मीन पर बंदूक का पेड़ लगाऊंगा जो बाद में हमें बहुत सारी बंदूकें देगा और हम उन बंदूकों से अंग्रेज़ों से लड़कर अपने देश को आज़ाद कराएंगे। भगत सिंह के मुंह से ये बात सुनकर उनके पिताजी ये तो समझ चुके थे उनका बेटा देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। भगत सिंह जब बचपन में अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेलते थे तब वो अपने दोस्तों को 2 गुटों में बांटकर उन्हें आपस में लड़वाते थे और कहते थे, इसी तरह हम अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं भगत सिंह का माइंड कितना क्रिएटिव था। भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेज़ और उनके द्वारा बनाई हुई हर वस्तु का विरोध करते थे। वैसे तो इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्रारंभ की, लेकिन जब अगली क्लास में जाने की बारी आई तो इन्होंने ब्रिटिशियर्स के स्कूल में जाने से मना कर दिया और अपना एडमिशन स्वदेशी स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया। भगत सिंह की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी रुचि थी। वो अपना समय ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही बिताते थे और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक से जुड़ी कई किताबों का अध्ययन भी किया था। यहीं से अध्ययन करके वो देश को आज़ाद कराने की योजना बनाते थे। भगत सिंह ने से बचपन में जब उनकी माताजी ने उनके विवाह का जिक्र किया तो उन्होंने कहा वो देश की आज़ादी को ही अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। यदि वो देश की आज़ादी से पहले विवाह कर लेते हैं तो उनकी मौत ही उनकी दुल्हन होगी। भगत सिंह के जीवन में नया अध्याय तब शुरू हुआ जब वो महज 11 वर्ष के थे। भारत में जगह जगह ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए 19 मार्च 1919 को
रॉलेट एक्ट नाम का कानून लाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत यदि किसी भी भारतीय पर क्रांतिकारी होने का संदेह पाया जाता था तो उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था और उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वह ब्रिटिश सरकार से रॉलेट एक्ट यानी काला कानून समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसी के चलते ब्रिटिश ऑफिसर जनरल ओ डायर ने उस सभा में उपस्थित भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें निर्धारित आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए व 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई महिलाएं व नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। इस स्थान में तब लाशों के टुकड़े टुकड़े बिखर चुके थे और लोगों का खून पानी की तरह बह रहा था। तभी से इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब ये घटना घटी थी तब भगत सिंह की उम्र महज 11 वर्ष थी और जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी हुई वो तुरंत अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर इस जगह पर जा पहुँचे और उन्होंने यहाँ पहुँचते ही चारों ओर निर्दोष भारतीयों की खून से लथपथ लाशों को देखा। उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था वो किसी भी हालत में एक ना एक दिन ब्रिटिशर्स से इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने उस जगह पर खून से पूरी तरह गीली मिट्टी को एक बोतल में भरा और उसे अपने घर ले आए और उस बोतल को बार बार देखकर ब्रिटिशर्स से बदला लेने की योजना बनाते थे। भगत सिंह शुरुआती समय में महात्मा गांधी के साथ भी जुड़े। उन्होंने साथ मिलकर आंदोलन भी किए, परंतु उनका ये साथ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि भगत सिंह और महात्मा गांधी की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। भगत सिंह जी देश को निडरता, साहस और अपने अधिकारों के लिए लड़कर आज़ादी दिलाना चाहते थे, और वहीं बात करें महात्मा गांधी की तो वह अहिंसा के बल पर अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। जब पूरे भारत में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था और पूरा देश इसी इंतज़ार में था बहुत जल्द भारत आज़ाद होने वाला है, उसी वक्त गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वापस ले लिया था, जिससे भगत सिंह काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने अलग से क्रांतिकारी मार्ग चुनने का फैसला किया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के कारण देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। इसके बाद भगत सिंह ने देश के नौजवानों के मन में देशभक्ति जगानी शुरू कर दी और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की अपील की। सितंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेज़ों से भगाना था। इसी के बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जो कि ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था। भारतीय क्रांतिकारियों ने इस कमीशन का काफ़ी विरोध किया। वह गो बैक के नारे दिए, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय अपने साथियों के साथ अमृतसर में सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय और उनके साथियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय और उनके साथियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के वक्त लाला लाजपत राय के मुंह से केवल यही निकल रहा था, उनकी मौत ही ब्रिटिशर्स के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इस घटना से तो भगत सिंह इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने तुरंत ही इसका बदला लेने का फैसला किया और अपने 2 साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट की हत्या करने निकल पड़े।
जेम्स स्कॉट जिस पुलिस स्टेशन में थे, भगत सिंह और उनके दो साथी भी बंदूक लेकर उसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे और मारने का जेम्स स्कॉट के ऊपर गोलियां चलवाने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने एक पुलिस वाले को बाहर आते देखा, उन्होंने जेम्स स्कॉट समझकर तुरंत उस पर गोलियां चला दी और उसे मार गिराया। इसके बाद तीनों वहां से भाग निकले, परंतु उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जिस पुलिस वाले को मारा था वो जेम्स स्कॉट नहीं बल्कि एसपी सॉन्डर्स था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके साथियों को पूरे देश में ढूंढती रही, परंतु वो भगत सिंह और उनके साथियों तक कभी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद साल 1928 में ब्रिटिश सरकार भारत में दो बिल लेकर आई। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल, जो सामाजिक और क्रांतिकारियों के लिए नुकसानदायक था, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ था। इन दोनों बिलों का भारतीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों की एक ना सुनी। इस वजह से भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम गिराने की योजना बनाई। भगत सिंह ने यह योजना किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स का भारतीय लोगों की मांग की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई थी। उसके बाद भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु साथ में मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंक देते हैं। बम काफ़ी ज़ोर से फटा, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। भगत सिंह चाहते तो इस धुएं की वजह से वहाँ से भाग सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिशियर्स ने उन्हें अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया था। उनके ऊपर दो केस चले। पहला केस एसपी सॉन्डर्स की हत्या और दूसरा असेंबली बॉम्ब केस। भगत सिंह जेल में रहकर भी शांत नहीं बैठे। वहां जाने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने देखा कि जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ काफ़ी भेदभाव होता था, जिसकी वजह से उन्होंने वहां भारतीय कैदियों का ग्रुप बनाया और योजनाएं बनानी शुरू की। और उन्होंने जेल के अंदर 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी और ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर रोज़ काफ़ी डंडे उनके ऊपर चलाते थे। रोज़ काफ़ी डंडे खाने के बाद भी भगत सिंह ने कभी हार नहीं मानी। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी काफ़ी कविताएं लिखी और कई किताबों का अध्ययन किया, और उन्होंने जेल के बाहर रहने वाले अपने साथियों को जागृत करने के लिए लेख भी लिखे और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस देशभक्ति और साहस और निडरता को देखकर ब्रिटिशर्स भी काफ़ी सोच में आ गए। ब्रिटिशर्स भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अंत में भगत सिंह तथा उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को ब्रिटिशर्स द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करना चाहते थे। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए पूरे देशवासी एकजुट हो गए और वह जगह जगह उनकी फांसी को रोकने की मांग करने लगे। कहीं कहीं तो दंगे भी शुरू हो गए, जिस कारण ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा था कहीं उनको अपना फैसला ना बदलना पड़े। इसलिए ब्रिटिशर्स ने जल्दबाजी में उन्हें 23 मार्च को ही फांसी देने का फैसला लिया। अंत में वो दिन आ ही गया जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की बारी आई। 23 मार्च 1931 को शाम के 7 बजे के वक्त भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे। तब उन्होंने चेहरे को काले कपड़े से ढकने से साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने उन्हें कानून के नियम के अनुसार उनके चेहरे को ढक दिया। इसके बाद 7:33 पे भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु ने ज़ोर ज़ोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इनकी फांसी को लेकर
भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। उन्होंने जेल को बाहर से घेर लिया था, जिस वजह से जेल के पुलिसकर्मियों को जेल के पीछे की दीवार तोड़कर उनकी डेड बॉडीज़ को पीछे के रास्ते ले जाना पड़ा। ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकी डेड बॉडीज़ को जेल के सामने से ले जा सके। इस तरह भारत माता के इन वीर सपूतों को वीरगति प्राप्त हुई। भले ही भगत सिंह को शहीद हुए आज 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पूरे भारत में उनकी बहादुरी, उनकी देशभक्ति और जज्बे की बात पूरे देश में बड़े गर्व के साथ होती है। तो दोस्तों, ये थी वीर भगत सिंह की कहानी, जिसमें हमने उनके संघर्ष, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए उनके योगदान को जाना। दोस्तों, भगत सिंह जैसे कई ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में खुली सांसें ले रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी की समाप्ति हो चुकी है। अंत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। ऐसे ही हमारी कहानी को देखते रहिए। धन्यवाद।